हेलो एवरीवन, मैं रितिका सिंह आपकी बायोलॉजी फैकल्टी आप सभी का आपकी अपनी यूनिक साइंस एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत करती हूं। तो जैसा कि लास्ट क्लास के अंदर जो टॉपिक हमने कंप्लीट किया था वो था वायरस, या फिर जिसे हिंदी में हम विषाणु के नाम से जानते हैं। वायरस में मेनली आपको क्या याद रखना है, वायरस के जो मैं बोल सकती हूँ सब टॉपिक्स आपके मेंशन किए गए हैं सिलेबस के अंदर। वो बेसिक पहले तो आपको ये देखना है व्हाट इज द कंपोजिशन ऑफ वायरस, यानी वायरस का संगठन जो है वो कैसा होता है, किससे मिलकर बना हुआ होता है वायरस। पहला पॉइंट ये। दूसरी बात, वहां पर हमने वायरस के कुछ टाइप्स देखे थे, यानी वायरस के कुछ प्रकार देखे थे, जिसमें मेनली हम टीएमवी यानी टोबैको मोज़ेक वायरस जो है उसको हमने डिस्कस किया था। तो टोबैको मोज़ेक वायरस की स्ट्रक्चर क्या होती है वो हमने देखा। उसके बाद में जो टॉपिक हमने डिस्कस किया था वो था बैक्टीरियोफेज। अच्छा, बैक्टीरियोफेज को T4 बैक्टीरियोफेज भी कहते हैं, तो उसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। बैक्टीरियोफेज की स्ट्रक्चर देखी हमने, बैक्टीरियोफेज के फंक्शन हमने देखे क्या करते हैं वो। बैक्टीरियोफेज में मल्टीप्लिकेशन या गुणन जो है वो किस प्रकार से होता है ये भी टॉपिक हमने डिस्कस किया, जिसमें दो फेजेस हमने पढ़ी थी। एक को कहा जाता है लाइटिक फेज और दूसरी को कहा जाता है लाइसोजेनिक फेज। तो दोनों प्रोसेसेस में क्या होता है, एक में बैक्टीरिया सेल जो है उसको बस्ट कर दिया जाता है, नष्ट कर दिया जाता है। दूसरी फेज के अंदर बैक्टीरिया सेल जो होती है वो लिविंग रहती है, कुछ सर्कमटेंसेस में फाड़ दिया जाता है, उसे बस्ट कर दिया जाता है। तो वो एक सिचुएशन हमने देखी थी, और उसी के साथ में हमारा टॉपिक जो था वायरस वो होता है पूरा। अब नेक्स्ट टॉपिक जो हमें स्टार्ट करना है माइक्रो बायोलॉजी के अंदर, यानी सूक्ष्म जैविकी के अंदर जो नेक्स्ट टॉपिक हमें पढ़ना है वो हमारा क्या हो जाएगा, माइकोप्लाज्मा हो जाएगा। वैसे तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म वाले टॉपिक में ही ये हमारा इंक्लूडेड टॉपिक होता है, यानी जब हम सूक्ष्म जीव पढ़ते हैं तो वहां पर आपको वायरस के बारे में भी पढ़ना पड़ेगा, वहां आपको बैक्टीरिया यानी जीवाणु के बारे में भी पढ़ना पड़ेगा, वहीं पर आपको माइकोप्लाज्मा के बारे में भी पढ़ना पड़ेगा। तो वायरस के साथ में इस टॉपिक को दे रखा है, एक छोटा टॉपिक है, इसीलिए इसको इस यूनिट के अंदर जो है इंक्लूड कर दिया गया है। क्या बात है, क्या मतलब है इसका, वो सब देखते हैं। तो पहले लिखेंगे माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा माइकोप्लाज्मा दो शब्दों से मिलकर बना होता है, दो शब्दों से मिलकर बना होता है। माइकोप्लाज्मा दो शब्दों से मिलकर बना होता है। इंग्लिश वाले स्टूडेंट लिखेंगे माइकोप्लाज्मा वर्ड इज मेड अप बाय टू वर्ड्स इज मेड अप बाय टू वर्ड्स, और दो वर्ड है, एक तो है माइको, एक तो है माइको, और दूसरा वर्ड होता है प्लाज्मा। दूसरा वर्ड होता है प्लाज्मा, और प्लाज्मा को कहते हैं हम लिक्विड या फिर द्रव, लिक्विड या फिर द्रव, लिक्विड या फिर द्रव। इंग्लिश वाले स्टूडेंट लिखेंगे माइकोप्लाज्मा वर्ड इज मेड अप बाय माइकोप्लाज्मा वर्ड इज मेड अप बाय टू वर्ड्स डिफरेंशिएट करके बोर्ड पे लिखा है, एज इट इज लिख लेंगे। माइको एंड प्लाज्मा, माइको एंड प्लाज्मा। माइको वर्ड रेफर फॉर द फंजाई या फिर कवक, 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 और प्लाज्मा वर्ड जो है दैट इज यूज्ड फॉर द लिक्विड या फिर जिसे हिंदी में द्रव्य कहा जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, मैं यही लिख रही हूं। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे माइकोप्लाज्मा एक कोशिकीय जीव होते हैं। माइकोप्लाज्मा एक कोशिकीय जीव होते हैं। माइकोप्लाज्मा एक कोशिकीय जीव होते हैं जो आकार में जीवाणु से भी छोटे होते हैं, जो आकार में जीवाणु से भी छोटे होते हैं, जो आकार में जीवाणु से भी छोटे होते हैं। मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म में बैक्टीरिया छोटा होता है, उससे भी ये क्या होते हैं, छोटे होते हैं, तो जीवाणु से भी छोटे होते हैं। इंग्लिश वाले स्टूडेंट लिखेंगे माइकोप्लाज्मा आर
Mycoplasma are unicellular organism. Mycoplasma are unicellular organism unicellular organism. Mycoplasma are unicellular organism which are which are which are smaller than which are smaller than which are smaller than which are smaller than bacteria. So they are also known as they are also known as smallest microorganism. So they are also known as smallest microorganism. मतलब माइक्रोऑर्गेनिज्म खुद बहुत छोटे होते हैं, बहुत स्मॉल होते हैं, और उसमें भी अगर स्मॉलेस्ट माइक्रोऑर्गेनिज्म पूछेगा यानी सबसे सूक्ष्मतम सूक्ष्म जीव पूछेगा, सूक्ष्म जीवों में भी सबसे छोटा कौन होता है, तब आंसर रहेगा माइकोप्लाज्मा. तो सो दे आर नोन एज द स्मॉलेस्ट माइक्रोऑर्गेनिज्म. सो दे आर known as smallest microorganism. ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे. इन्हें मोनेरा जगत में सम्मिलित किया जाता है. इन्हें मोनेरा जगत में सम्मिलित किया जाता है. इन्हें मोनेरा जगत में सम्मिलित किया जाता है. दे आर इंक्लूडेड इन मोनेरा किंगडम. इन्हें मोनेरा जगत में सम्मिलित किया जाता है. दे आर इंक्लूडेड इन मोनेरा किंगडम. दे आर इंक्लूडेड इन मोनेरा किंगडम. ठीक है, आप एक कॉन्सेप्ट लिखेंगे. साइंटिस्ट का नाम है नॉकार्ड एंड रस्का. नॉकार्ड एंड रस्का. नॉकार्ड व रस्का. तो लिखेंगे नॉकार्ड व रस्का ने माइकोप्लाज्मा को PPLO नाम दिया. नॉकार्ड व रस्का ने माइकोप्लाज्मा को PPLO नाम दिया. नॉकार्ड एंड रस्का named the mycoplasma PPLO. और PPLO का फुल फॉर्म होता है प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म. PPLO का फुल फॉर्म है P फॉर प्लूरो, फिर P फॉर P साइलेंट रहता है पर निमोनिया बोलते हैं तो निमोनिया, प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म. प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म मतलब जो निमोनिया कॉज करते हैं वैसे से कुछ ऑर्गेनिज्म है ना, तो प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म. तो नॉकार्ड एंड रस्का नेम्ड द माइकोप्लाज्मा PPLO. और PPLO को फुल फॉर्म लिख लेंगे प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म. हिंदी वाले बच्चों ने लिख ही लिया होगा. नॉकार्ड व रस्का ने माइकोप्लाज्मा को PPLO नाम दिया. ठीक है, अब माइकोप्लाज्मा नाम किसने दिया, तो लिखेंगे एडवर्ड व फ्रुंड ने. एडवर्ड तथा फ्रुंड ने माइकोप्लाज्मा नाम दिया.
एडवर्ड तथा फ्रूम ने माइकोप्लाज्मा नाम दिया। माइकोप्लाज्मा नाम दिया। इंग्लिश वाले स्टूडेंट लिखेंगे द टर्म माइकोप्लाज्मा the term mycoplasma the term mycoplasma was introduced by the term mycoplasma was introduced by Edward and Froome was introduced by Edward and Froome। ठीक है, और एक पॉइंट और लिख लेंगे तथा इन्होंने माइकोप्लाज्मा के लिए एक नई क्लास, हिंदी में कहते हैं वर्ग, तो एक नई क्लास ऑब्लिक करके वर्ग बनाया, एक नई क्लास या वर्ग बनाया जिसमें माइकोप्लाज्मा को रखा, और उस क्लास का नाम था मॉलिक्यूल्स। जो नई क्लास बनाई थी जिसमें माइकोप्लाज्मा को रखा था उसका नाम था मॉलिक्यूल्स। इंग्लिश वाले स्टूडेंट लिखेंगे एंड दे फॉर्म अ न्यू क्लास फॉर माइकोप्लाज्मा and they form a new class for mycoplasma डैश करके मॉलिक्यूल्स। ये तो हो गया हमारा इंट्रोडक्टरी पार्ट, यानी ये तो हो गया परिचय वाला भाग। अब हम देख लेते हैं कि माइकोप्लाज्मा के और क्या क्या लक्षण होते हैं। तो हेडिंग डालेंगे माइकोप्लाज्मा के सामान्य लक्षण। हेडिंग डालेंगे जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ माइकोप्लाज्मा। जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ माइकोप्लाज्मा, या हिंदी में कहा जाएगा माइकोप्लाज्मा के सामान्य लक्षण। माइकोप्लाज्मा के सामान्य लक्षण। जनरल फीचर क्या है, सामान्य लक्षण क्या है, वो देखते हैं। तो सामान्य लक्षण ठीक है, चल लिखेंगे ये जीव जगत यानी लिविंग वर्ड यानी जीव जगत के सूक्ष्मतम जीव होते हैं। ये जीव जगत के सूक्ष्मतम जीव होते हैं जो स्वतंत्र रूप से, मतलब इनको किसी की जरूरत नहीं है ना, तो स्वतंत्र रूप से जीवित रह सकते हैं। स्वतंत्र रूप से जीवित रह सकते हैं। इंग्लिश वाले स्टूडेंट लिखेंगे दे आर smallest organism of living world। They are smallest organism of living world which can survive independently ठीक है, सेकंड पॉइंट लिखेंगे ये स्वतंत्र रूप से वृद्धि कर सकते हैं। ये स्वतंत्र रूप से
वृद्धि कर सकते हैं, ये स्वतंत्र रूप से वृद्धि कर सकते हैं। दे कैन इंडिपेंडेंटली ग्रो, दे कैन इंडिपेंडेंटली ग्रो मतलब खुद वृद्धि कर सकते। जैसे वायरस में हमने देखा था कि वायरस को अगर ग्रोथ करनी थी, विषाणु को अगर ग्रोथ करनी थी तो उसको किसी होस्ट की नीड थी। यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है, माइकोप्लाज्मा इंडिपेंडेंटली भी ग्रो कर सकते हैं, स्वतंत्र रूप से वृद्धि जो है वो कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, इनमें कोशिका भित्ति का सेल वॉल, तो इनमें कोशिका भित्ति का अभाव होता है, कोशिका भित्ति का अभाव होता है, इनमें कोशिका भित्ति का अभाव होता है। इंग्लिश वाले बच्चे लिखेंगे सेल वॉल इज एब्सेंट, सेल वॉल इज एब्सेंट, सेल वॉल इज एब्सेंट। नेक्स्ट, ये बहुरूपी, बहुरूपी मतलब अलग अलग शेप साइज ले लेते हैं, तो ये बहुरूपी यानी पॉलीमॉर्फिक होते हैं, ये पॉलीमॉर्फिक होते हैं, ये बहुरूपी या पॉलीमॉर्फिक होते हैं। दे आर पॉलीमॉर्फिक अकॉर्डिंग टू द एटमॉस्फेयर, वातावरण के अनुसार अपना रूप बदल लेते हैं। अकॉर्डिंग टू द एनवायरमेंट दे चेंज देयर मॉर्फोलॉजी, दैट्स व्हाई दे आर पॉलीमॉर्फिक, है ना। तो ये बहुरूपी होते हैं, दे आर पॉलीमॉर्फिक। और लिख भी लेना वातावरण या परिस्थिति के अनुसार, वातावरण या परिस्थिति के अनुसार ये अपना रूप वातावरण या परिस्थिति के अनुसार ये अपना रूप परिवर्तित कर सकते हैं, ये अपना रूप परिवर्तित कर सकते हैं। दे कैन चेंज देयर मॉर्फोलॉजी, दे कैन चेंज देयर मॉर्फोलॉजी अकॉर्डिंग टू द एटमॉस्फेयर, अकॉर्डिंग टू द एटमॉस्फेयर ऑब्लिक करके एनवायरमेंट, ऑब्लिक करके एनवायरमेंट, एनवायरमेंट अकॉर्डिंग टू द एटमॉस्फेयर या फिर एनवायरमेंट। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, इन्हें कृत्रिम संवर्धन माध्यम पर, इन्हें आर्टिफिशियल न्यूट्रिएंट मीडिया, तो इन्हें कृत्रिम संवर्धन माध्यम पर, कृत्रिम मतलब कृत्रिम पोषक माध्यम रख दो, है ना, उस पे ग्रो कर सकते हैं। तो इन्हें कृत्रिम पोषक संवर्धन माध्यम पर, कृत्रिम पोषक संवर्धन माध्यम, इंग्लिश में आर्टिफिशियल न्यूट्रिएंट कल्चर मीडियम, न्यूट्रिएंट कल्चर मीडियम, कल्चर मीडियम पर विकसित किया जा सकता है, पर विकसित किया जा सकता है। They can be grown on, they can be grown on, they can be grown on artificial nutrient medium, artificial nutrient medium, they can be grown on artificial nutrient medium, artificial nutrient medium। अब artificial nutrient medium क्या है वो मैंने बताया था। जैसे एक कांच की कटोरी हमने ले ली, कांच की कटोरी को कहते हैं पेट्री डिश, तो ये कांच की कटोरी हमने ले ली, इसमें हमने कृत्रिम पोषक माध्यम भर दिया। कृत्रिम पोषक माध्यम मतलब मान लो इसमें हमने कृत्रिम खाना भर दिया, आर्टिफिशियल खाना। अच्छा, आर्टिफिशियल का मतलब नकली नहीं होगा, वो ह्यूमन मेड होगा, मानव निर्मित होगा। तो हमने आर्टिफिशियल कल्चर मीडिया भर दिया। और आप लोगों को अच्छे से पता है, मैंने बहुत बार बताया भी है कि आर्टिफिशियल कल्चर मीडिया के फॉर्म में जो सबसे ज़्यादा न्यूट्रिएंट या न्यूट्रिएंट मीडियम यूज़ किया जाता है
वो हो जाता है अगार अगार। ठीक है, अगार अगार। तो यहाँ पर मान लो हमने कृत्रिम पोषक तत्व कृत्रिम पोषक माध्यम या फिर आर्टिफिशियल न्यूट्रिएंट मीडियम की फॉर्म में अगार अगार फिल कर दिया, अगार अगार फिल कर दिया। अब इसको कृत्रिम पोषक माध्यम पर संवर्धित किया जा सकता है, यानी दे कैन बी ग्रोन और द आर्टिफिशियल न्यूट्रिएंट मीडिया का मतलब क्या है कि मान के चलते हैं, मैं पर्पल कलर से दिखा देती हूँ माइकोप्लाज्मा को। दिख रहा है ये कलर? आई थिंक नो, है ना? तो मैं दूसरा कलर ले लेती हूँ। मान लो मैंने यहाँ पर ये एक माइकोप्लाज्मा डाल दिया, मैंने एक माइकोप्लाज्मा डाल दिया, तो मैं इसको अगर इस मीडियम पर छोड़ दूंगी लंबे समय के लिए, मतलब ये मैंने माइकोप्लाज्मा प्लेस कर दिया इस पर, आर्टिफिशियल न्यूट्रिएंट मीडियम जो है या कृत्रिम खाना समझ लो आप लोग, कृत्रिम खाने के ऊपर मैंने अगर एक माइकोप्लाज्मा को छोड़ दिया, रख दिया, तो ये अगार अगार से न्यूट्रिशन लेकर, यानी अगार अगार से पोषण प्राप्त करके अपनी संख्या क्या करेंगे? बढ़ा लेंगे। अपनी संख्या क्या करेंगे? बढ़ा लेंगे। तो इसी को हम आर्टिफिशियली ग्रोन करना या कृत्रिम रूप से संवर्धित करना कहते हैं। संवर्धित करने में आप करोगे क्या? उसकी संख्या को इंक्रीज करोगे, यानी उसका नंबर जो है वो क्या करोगे? इंक्रीज करोगे। तो कृत्रिम पोषक माध्यम पर इसको हम ग्रो कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, इन्हें वृद्धि करने के लिए, इन्हें वृद्धि करने के लिए, इन्हें वृद्धि करने के लिए स्टीरॉल, इन्हें वृद्धि करने के लिए स्टीरॉल की आवश्यकता होती है। इन्हें वृद्धि करने के लिए स्टीरॉल की आवश्यकता होती है। इन्हें वृद्धि करने के लिए स्टीरॉल की आवश्यकता होती है। तो इंग्लिश वाले बच्चे लिखेंगे, दे रिक्वायर्ड स्टीरॉल, दे रिक्वायर्ड स्टीरॉल, दे रिक्वायर्ड स्टीरॉल, they required स्टीरॉल for their growth, for their growth। ठीक है, for their growth, for their growth। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, कोशिका भित्ति की अनुपस्थिति के कारण, कोशिका भित्ति की, कोशिका भित्ति की अनुपस्थिति के कारण, अनुपस्थिति के कारण ये प्रतिजैविकों, कोशिका भित्ति की अनुपस्थिति के कारण ये प्रतिजैविकों मतलब एंटीबायोटिक, प्रतिजैविकों के प्रति प्रतिरोधी होते हैं, मतलब एंटीबायोटिक इन पे असर नहीं कर पाते, तो के प्रति प्रतिरोधी होते हैं, के प्रति प्रतिरोधी होते हैं। प्रतिरोधी मतलब रेजिस्टेंट होते हैं, एंटीबायोटिक इनके ऊपर असर नहीं कर पाती, तो रेजिस्टेंट होते हैं, रेजिस्टेंट होते हैं। परंतु स्टार लगा के लिखेंगे, लेकिन दो एंटीबायोटिक है, एक का नाम है एम्पिसिलिन, एक का नाम है एम्पिसिलिन, दो एंटीबायोटिक है, एक का नाम है एम्पिसिलिन और दूसरा है टेट्रासाइक्लिन। एक है एम्पिसिलिन और दूसरी है टेट्रासाइक्लिन। इनके प्रति संवेदी होते हैं, टेट्रासाइक्लिन के प्रति, टेट्रासाइक्लिन के प्रति संवेदी होते हैं। ये दो एंटीबायोटिक है जिनके लिए रेस्पॉन्स करते हैं, सेंसिटिव होते हैं। बाकी नॉर्मल जो एंटीबायोटिक्स होती हैं उनके लिए ये रेजिस्टेंट होते हैं, प्रतिरोधी होते हैं। तो इंग्लिश वाले स्टूडेंट लिखेंगे, they are sensitive, they are sensitive, they are sensitive
towards the ampicillin and tetracycline antibiotic. They are sensitive towards the ampicillin and tetracycline antibiotic. चलिए नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे 8 नंबर पॉइंट 8वां। इनका कोशिकीय संगठन लिख लेंगे, ज्यादा बेटर रहेगा। इनका कोशिकीय संगठन प्रोकैरियोटिक प्रकार का होता है। इनका कोशिकीय संगठन प्रोकैरियोटिक प्रकार का होता है। इनका कोशिकीय संगठन प्रोकैरियोटिक प्रकार का होता है। Their cellular organization is of प्रोकैरियोटिक टाइप। और प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक के जो मेन डिफरेंसेस है, मुख्य मैं बोल सकती हूँ अंतर है, वो बहुत ही पहले हमने डिस्कस कर चुके हैं कि व्हाट आर द मेन डिफरेंसेस बिटवीन द प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक के पास में सुविकसित केंद्रक या वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस जो है वो प्रेजेंट नहीं होता, यानी वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस या सुविकसित केंद्रक नहीं होगा प्रोकैरियोटिक के पास में। केंद्रक की जगह पर केंद्रक आवरण रहित केंद्रक उपस्थित होता है, जिसे न्यूक्लियोइड के नाम से या हिंदी में केंद्रकाप के नाम से जानते हैं। जबकि अगर मैं बात करती हूँ, इंग्लिश वाले बच्चे सुन लेंगे कि इन द प्लेस ऑफ न्यूक्लियस प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म हैव द न्यूक्लियोइड। एंड व्हाट डू यू मीन बाय द न्यूक्लियोइड? न्यूक्लियस विदाउट द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, है ना। जबकि अगर मैं किसकी बात करती हूँ, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट द यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म, अगर मैं यूकैरियोटिक जीवों की बात करती हूँ तो उनके अंदर सुविकसित केंद्रक या वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस जो है वो क्या होता है, प्रेजेंट होता है। तो लिखेंगे जिसमें केंद्रकाप यानी न्यूक्लियोइड में, जिसमें केंद्रकाप इंग्लिश में न्यूक्लियोइड, जिसमें केंद्रकाप या इंग्लिश में न्यूक्लियोइड में वलयाकार मतलब सर्कुलर शेप, सर्कुलर डीएनए उपस्थित होता है। इंग्लिश वाले बच्चे लिखेंगे दे हैव प्रोकैरियोटिक लेवल टाइप सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। They have prokaryotic type cellular organization. They have prokaryotic type cellular organization in which circular DNA is present. ठीक है, वलयाकार या सर्कुलर डीएनए प्रेजेंट होता है। वैसे जो प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें सर्कुलर डीएनए ही प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो ये पॉइंट हो गया। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, यहीं पर मेंशन कर देते हैं। ठीक है, ये स्वतंत्र जीवी इंग्लिश में फ्री लिविंग, ये स्वतंत्र जीवी इंग्लिश में फ्री लिविंग परजीवी इंग्लिश में पैरासाइट
पैरासाइट या फिर मृतोपजीवी या फिर मृतोपजीवी, मृतोपजीवी इंग्लिश में सैप्रोफाइट, सैप्रोफाइट होते हैं, सैप्रोफाइट होते हैं, सैप्रोफाइट होते हैं, सैप्रोफाइट होते हैं। ठीक है, चलिए, तो दे रिमेन प्रेजेंट एज, दे रिमेन प्रेजेंट इन फ्री लिविंग, दे रिमेन प्रेजेंट इन फ्री लिविंग, फ्री लिविंग, कोमा लगा के पैरासाइटिक कंडीशन, पैरासाइटिक कंडीशन या फिर कोमा लगा के पैरासाइटिक कंडीशन या फिर कोमा लगा के सैप्रोफाइटिक कंडीशन, पैरासाइटिक कंडीशन या फिर सैप्रोफाइटिक कंडीशन। सिंपल मतलब है, फ्री लिविंग में मतलब किसी से कोई मतलब नहीं रखेंगे, पैरासाइटिक कंडीशन में आप परजीवी अवस्था में किसी दूसरे से न्यूट्रिशन लेंगे, पोषण प्राप्त करेंगे, लेकिन वो लिविंग होगा। परजीवी में अगर वो किसी से न्यूट्रिशन ले रहे हैं तो सामने वाला लिविंग होना नेसेसरी है। और मृतोपजीवी मतलब किसी मृत जीव से या डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिज्म से न्यूट्रिशन जो है वो प्राप्त करेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, ये ऑक्सीजन के बिना भी, ये ऑक्सीजन के बिना भी, ये ऑक्सीजन के बिना भी, बिना भी जीवित रह सकते हैं, ये ऑक्सीजन के बिना भी जीवित रह सकते हैं, जीवित रह सकते हैं। दे कैन सर्वाइव विदाउट द ऑक्सीजन ऑल्सो, दे कैन सर्वाइव विदाउट द ऑक्सीजन ऑल्सो, दे कैन सर्वाइव विदाउट द ऑक्सीजन ऑल्सो, ऑक्सीजन के बिना भी सर्वाइव कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, ये परजीवी अवस्था में होने पर, यानी पैरासाइटिक होंगे तब, है ना, तो ये परजीवी अवस्था में होने पर, परजीवी अवस्था में होने पर पादपों व जंतुओं में, पादपों व जंतुओं में, पादपों व जंतुओं में रोग उत्पन्न करते हैं, पादपों व जंतुओं में रोग उत्पन्न करते हैं, रोग उत्पन्न करते हैं, रोग उत्पन्न करते हैं। इंग्लिश वाले बच्चे लिखेंगे, इफ माइकोप्लाज्मा आर प्रेजेंट इन पैरासाइटिक कंडीशन, if mycoplasma are present in parasitic condition, parasitic condition, they cause disease in, they cause disease in, they cause disease in plants and animal, they cause disease in plants and animal, plants and animal। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, ये पादपों के फ्लोएम, ये पादपों के फ्लोएम में उपस्थित रहते हैं, ये पादपों के फ्लोएम में उपस्थित रहते हैं, ये पादपों के फ्लोएम में उपस्थित रहते हैं। दे रिमेन प्रेजेंट इनसाइड द, they remain present inside the, they remain present inside the phloem of, they remain present inside the phloem of, phloem of plants, they remain present inside the phloem of plants, phloem of plants, फ्लोएम ऑफ प्लांट। ठीक है, चलो इतनी अगर हमने बात कर ली तो इंग्लिश वाले स्टूडेंट ने लिख ही लिया है कि ये पादपों के फ्लोएम ऊतक में उपस्थित रहते हैं, ऑक्सीजन के बिना भी सर्वाइव कर लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, लास्ट पॉइंट, इनमें
जनन, इनमें जनन सरल विधियों के द्वारा होता है। इनमें जनन सरल विधियों के द्वारा होता है। सरल विधियों के द्वारा होता है। इनमें जनन सरल विधियों के द्वारा होता है तथा तथा लैंगिक जनन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तथा लैंगिक जनन या इंग्लिश में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, लैंगिक जनन या इंग्लिश में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अनुपस्थित होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अनुपस्थित होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अनुपस्थित होता है। अनुपस्थित होता है। लास्ट कैरेक्टरिस्टिक है ये, हिंदी वाले बच्चों ने लिख लिया। इनमें जनन सरल विधि के द्वारा होता है, लेकिन लैंगिक जनन जो है वो क्या होता है, अनुपस्थित होता है। तो इंग्लिश वाले स्टूडेंट लिखेंगे दे रिप्रोड्यूस बाय सिंपल मैनर्स, दे रिप्रोड्यूस बाय सिंपल मैनर्स, दे रिप्रोड्यूस बाय सिंपल मैनर कोमा लगा के सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज not present in, sexual reproduction is not present in, sexual reproduction is not present in mycoplasma, sexual reproduction is not present in mycoplasma, that's it। यहाँ पर जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ माइकोप्लाज्मा या माइकोप्लाज्मा के सामान्य लक्षण होते हैं पूरे। बेसिक पॉइंट्स पढ़ा है, इनके पास सेल वॉल नहीं होती, कोशिका भित्ति नहीं होती, ऑक्सीजन के बिना भी सरवाइव कर सकते हैं, यानी दे कैन सरवाइव विदाउट द ऑक्सीजन। और नेक्स्ट पॉइंट हमने देखा कि बहुरूपीय होते हैं, पॉलीमॉर्फिक होते हैं, अपनी स्ट्रक्चर चेंज करते रहते हैं, माइन्यूट माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, स्मॉलेस्ट माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, सूक्ष्मतम सूक्ष्म जीव होते हैं, बैक्टीरिया से भी छोटे होते हैं। फिर उसके बाद में हमने देखा कि ये स्वतंत्र जीवी भी हो सकते हैं, फ्री लिविंग भी हो सकते हैं, पैरासाइट भी हो सकते हैं, परजीवी भी हो सकते हैं, या फिर मृतोपजीवी या सैप्रोफाइट भी हो सकते हैं। फिर अगर ये पैरासाइटिक कंडीशन में प्रेजेंट होंगे तो दे विल कॉज डिजीजेस इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म। अगर ये परजीवी अवस्था में उपस्थित होंगे तो चाहे पादप हो चाहे जंतु हो, उनके अंदर ये रोग उत्पन्न करेंगे, यानी डिजीज कॉज करेंगे। प्लांट के प्रॉपरली फ्लोएम के अंदर, पादपों के फ्लोएम के अंदर ये माइकोप्लाज्मा जो है वो उपस्थित रहते हैं। उसके अलावा हमने देख लिया कि जनन या रिप्रोडक्शन जो है वो सिंपल मैनर से होता है, सरल विधि के द्वारा होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन या लैंगिक जनन इनके अंदर नहीं पाया जाता। तो यहाँ पर ये पॉइंट तो हो गया हमारा पूरा, किसका बेसिक पॉइंट बोल सकती हूँ मैं, माइकोप्लाज्मा का जनरल फीचर। नेक्स्ट लिखेंगे माइकोप्लाज्मा की संरचना। नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे स्ट्रक्चर ऑफ, नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे स्ट्रक्चर ऑफ माइकोप्लाज्मा, स्ट्रक्चर ऑफ माइकोप्लाज्मा। हिंदी वाले बच्चे लिखेंगे माइकोप्लाज्मा की संरचना। 2-3 भाग देखते हैं इसकी संरचना में क्या क्या देखेंगे, वो अभी पता चल जाएगा। तो हेडिंग डालेंगे माइकोप्लाज्मा की संरचना। इंग्लिश वाले स्टूडेंट लिखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ माइकोप्लाज्मा, स्ट्रक्चर ऑफ माइकोप्लाज्मा। चलिए ये डायग्राम फटाफट से ड्रॉ करेंगे। इसमें देख लेंगे कौन कौन सा पार्ट जो है वो कौन सा है।
ये सबसे बाहर जो दिख रहा है मैं लेबल कर देती हूँ, ये आउटर मोस्ट स्ट्रक्चर जो दिख रही है, क्योंकि सेल वॉल तो इनके पास में होती नहीं, तो इनकी जो सबसे बाहरी परत होती है वो होती है कोशिका झिल्ली, या फिर इंग्लिश में कहा जाता है सेल मेम्ब्रेन। कोशिका झिल्ली या फिर सेल मेम्ब्रेन, कोशिका झिल्ली या फिर हिंदी में कहा जाएगा कोशिका झिल्ली, इंग्लिश में कहेंगे सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन को ही लिपोप्रोटीन मेम्ब्रेन भी कहते हैं, क्योंकि ये लिपिड और प्रोटीन से मिलकर बनी होती है। तो लिपोप्रोटीनीय परत होती है ये, लिपोप्रोटीनीय परत। लिपोप्रोटीनीय परत या लिपोप्रोटीनियस मेम्ब्रेन इसलिए कहते हैं क्योंकि सेल मेम्ब्रेन लिपिड और प्रोटीन से मिलकर बनी होती है, लिपिड और प्रोटीन से मिलकर बनी होती है। ये है यहाँ पर, मैं लेबल कर देती हूँ इस तरीके से, डार्क कर देती हूँ थोड़ा सा। ये है घुलनशील आरएनए, घुलनशील आरएनए। नीचे जो दिख रहा है ये है डीएनए, थोड़ा सा ब्रॉड लिख देती हूँ मैं, डीएनए। और डीएनए आपको पता है, अभी बताया था, वलयाकार होता है, यानी सर्कुलर होता है, वलयाकार डीएनए, इंग्लिश में सर्कुलर डीएनए। ये राइबोसोम है, राइबोसोम 70S होंगे, याद रखना, क्योंकि प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर, प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं के अंदर 70S प्रकार के राइबोसोम होते हैं। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं के अंदर 70S प्रकार के राइबोसोम होते हैं। और यहाँ पर ये हो गया आपका, वहां पर घुलनशील आरएनए था, यहाँ पर हो जाएगा सॉल्यूबल प्रोटीन, सॉल्यूबल प्रोटीन, और हिंदी में कहेंगे घुलनशील प्रोटीन। जल्दी से एक थोड़ा सा इंडिकेशन के लिए डायग्राम को ड्रॉ कर लेंगे और फिर चलते हैं आगे, इसका थ्योरी पार्ट भी देखेंगे। राउंड शेप के ही होते हैं ये नॉर्मली। जल्दी से इसके डायग्राम को ड्रॉ करेंगे और फिर चलेंगे आगे। लेबल सारा दिख रहा होगा। सेल मेम्ब्रेन जो है उसके नीचे है लिपोप्रोटीन मेम्ब्रेन। लिपोप्रोटीन मेम्ब्रेन का मतलब है लिपिड और प्रोटीन से मिलकर बनी होती है सेल मेम्ब्रेन, इसलिए उसे लिपोप्रोटीन मेम्ब्रेन भी कहते हैं। नीचे है लिपोप्रोटीन, ये परत लिखा है, उसके नीचे लिखा है बेटा सॉल्यूबल प्रोटीन, सॉल्यूबल प्रोटीन, घुलनशील प्रोटीन, घुलनशील प्रोटीन। फिर उसके बगल में है राइबोसोम, चाहो तो ब्रैकेट में लिख सकते हो 70S टाइप ऑफ राइबोसोम, ब्रैकेट में लिख सकते हो 70S टाइप ऑफ राइबोसोम, 70S प्रकार के राइबोसोम, 70S प्रकार के राइबोसोम। नेक्स्ट है सर्कुलर डीएनए, सर्कुलर डीएनए या वलयाकार डीएनए, सर्कुलर डीएनए या फिर वलयाकार डीएनए। और फिर उसके ऊपर है सॉल्यूबल आरएनए, सॉल्यूबल आरएनए या फिर हिंदी में कहा जाएगा घुलनशील आरएनए। जल्दी से इस डायग्राम को ड्रॉ करेंगे और फिर इसको थ्योरी पार्ट में लिख लेंगे।
चलिए तो डायग्राम में एक बार फटाफट से देखते हैं फिर आगे चलते हैं। जो आउटर मेम्ब्रेन होती है माइकोप्लाज्मा की सबसे बाहरी जो परत होती है इसको कोशिका झिल्ली कहते हैं, इंग्लिश में सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। सेल मेम्ब्रेन को ही लिपोप्रोटीनियस मेम्ब्रेन भी कहते हैं, लिपोप्रोटीनिया परत भी कहते हैं, क्योंकि ये लिपिड और प्रोटीन से मिलकर बनी होती है। इसके बाद में यहाँ पर आपको व्हाइट व्हाइट डॉट्स से दिख रहे होंगे, वो व्हाइट व्हाइट डॉट जो है वो सॉल्युबल प्रोटीन है या फिर जिन्हें हम घुलनशील प्रोटीन के नाम से भी जानते हैं। जो बड़े पर्पल कलर के गोले दिख रहे हैं, बैंगनी रंग के जो गोले दिख रहे हैं, इनको हमने राइबोसोम मेंशन किया है। राइबोसोम आपको पता है इनके पास में 70 प्रकार के राइबोसोम होते हैं। जो सेंटर में दिख रहा है मैं थोड़ा सा उसको डार्क करना चाहूंगी ताकि इजीली यू कैन आइडेंटिफाई दिस टाइप, है ना, दिस थ्रेड, दिस इज द सर्कुलर थ्रेड, दिस इज द सर्कुलर थ्रेड, ठीक है, सर्कुलर थ्रेड। और ये सर्कुलर थ्रेड जो होता है, ये जो सर्कुलर थ्रेड होता है इसी को मैं बोल सकती हूँ क्या कहते हैं, सर्कुलर डीएनए कहते हैं, सर्कुलर डीएनए कहते हैं। फिर छोटे छोटे कुछ और फाइबर्स दिख रहे हैं, फ्रेगमेंट्स दिख रहे हैं, ये है हमारा सॉल्युबल आरएनए या फिर जिसे हिंदी में हम घुलनशील आरएनए के नाम से जानते हैं, घुलनशील आरएनए के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो यहीं पर ये पॉइंट होता है हमारा पूरा। अब इसके कुछ थ्योरी पॉइंट्स जो हैं, कुछ थ्योरी पॉइंट या इसकी संरचना जो है उससे रिलेटेड कुछ पॉइंट्स जो है वो हम मेंशन करते हैं ताकि हमारा ये टॉपिक होगा पूरा। लिखेंगे पहला पॉइंट लिखेंगे, पॉइंट टू पॉइंट ही लिख लेंगे डायरेक्टली। लिखेंगे माइकोप्लाज्मा एक कोशिकीय जीव होते हैं, माइकोप्लाज्मा एक कोशिकीय जीव होते हैं, माइकोप्लाज्मा एक कोशिकीय जीव होते हैं, एक कोशिकीय जीव होते हैं जो सामान्यतः गोल होते हैं, राउंड शेप के होते हैं, तो जो सामान्यतः गोलाकार, जो सामान्यतः गोलाकार या फिर इंग्लिश में कहेंगे राउंड शेप, गोलाकार, इंग्लिश में कहेंगे राउंड शेप या फिर स्फेरिकल, राउंड शेप या फिर स्फेरिकल होते हैं, स्फेरिकल होते हैं। पीछे डायग्राम हमने देखा ही था, वहां पर इनकी शेप हमें, पीछे डायग्राम हमने देखा था वहां पर इनकी शेप हमें गोलाकार दिख रही थी, है ना, गोलाकार दिख रही थी। चलिए तो एक बार रुकेंगे बस। चलिए तो लिखेंगे ये सामान्यतः ये माइकोप्लाज्मा एक कोशिकीय जीव होते हैं जो सामान्यतः गोलाकार होते हैं, जो सामान्यतः गोलाकार होते हैं, जो सामान्यतः गोलाकार होते हैं। इंग्लिश वाले स्टूडेंट लिखेंगे, इंग्लिश वाले स्टूडेंट लिखेंगे माइकोप्लाज्मा आर नॉर्मली यूनिसेलुलर, माइकोप्लाज्मा आर नॉर्मली यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, mycoplasma are unicellular organism which are round, which are round oblique करके spherical shape,
राउंड ऑब्लिक करके स्फेरिकल शेप, राउंड ऑब्लिक करके स्फेरिकल शेप, स्फेरिकल शेप, राउंड ऑब्लिक करके स्फेरिकल शेप। चलिए नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, इनका व्यास 0.1 से, इनका व्यास 0.1 से 0.25, 0.1 से 0.25 म्यूकोमीटर होता है। इनका व्यास 0.1 से 0.25 म्यूकोमीटर होता है, 0.25 म्यूकोमीटर होता है। स्टूडेंट लिखेंगे एंड देयर डायमीटर इज अबाउट, एंड देयर डायमीटर इज अबाउट, एंड देयर डायमीटर इज about 0.1 म्यूकोमीटर टू 0.1 म्यूकोमीटर टू 0.1 म्यूकोमीटर टू 0.25 म्यूकोमीटर, 0.1 म्यूकोमीटर टू 0.25 म्यूकोमीटर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, कभी कभी ये, कभी कभी ये, कभी कभी ये तंतुनुमा, इंग्लिश में फिलामेंटस, तो कभी कभी ये तंतुनुमा या फिर फिलामेंटस अथवा अथवा सर्पिलाकार, तंतुनुमा अथवा सर्पिलाकार होते हैं। सर्पिलाकार मतलब स्पाइरल शेप के भी हो सकते हैं, तो स्पाइरल शेप के होते हैं, स्पाइरल शेप के होते हैं। sometime they are, sometime they are, sometime they are spiral, sometime they are spiral, spiral और filamentous, और filamentous, और filamentous। तो sometime they are, sometime they are spiral, sometime they are spiral or filamentous in shape, filamentous in shape।
ठीक है, चलिए एक पॉइंट और लिख लेंगे। सर्पिलाकार माइकोप्लाज्मा को सर्पिलाकार माइकोप्लाज्मा को सर्पिलाकार माइकोप्लाज्मा को स्पाइरलोप्लाज्मा भी कहा जाता है। स्पाइरलोप्लाज्मा भी कहा जाता है। सर्पिलाकार माइकोप्लाज्मा को स्पाइरलोप्लाज्मा भी कहा जाता है। इंग्लिश वाले बच्चे लिखेंगे स्पाइरल शेप माइकोप्लाज्मा आर ऑल्सो नोन एज स्पाइरलोप्लाज्मा। मतलब केवल शेप के बेसिस पर उनका नाम दे दिया गया है, क्योंकि उनकी शेप स्पाइरल शेप की है, तो इसी वजह से इनको मैं बोल सकती हूँ स्पाइरलोप्लाज्मा के नाम से भी जानते हैं। अब लास्ट पॉइंट ये याद रखना है कि अगर मैं बात करती हूँ इनकी बॉडी में कौन कौन सी स्ट्रक्चर है, तो वो तो पीछे हमने देख ही लिया। सेल मेम्ब्रेन होगी इनके पास में राइबोसोम होंगे, इनके पास में डीएनए होगा, इनके पास में आरएनए होगा, लेकिन इनके पास में ना तो प्लाज्मिड होता है, एक्स्ट्रा डीएनए नहीं होता, ना ही इनके पास में मीजोसोम होता है जो रेस्पिरेशन में हेल्प करता है। आपको पता है बैक्टीरिया के पास में माइटोकॉन्ड्रिया के प्लेस पर मीजोसोम्स होते हैं जो सेलुलर रेस्पिरेशन में हेल्प करते हैं। ठीक है, तो सेलुलर रेस्पिरेशन में हेल्प करने वाली स्ट्रक्चर जो मीजोसोम्स होती हैं वो इनके पास में नहीं पाई जाती, क्योंकि ये ऑक्सीजन के बिना भी सर्वाइव कर लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, इनके पास में प्लाज्मिड नहीं होगा, मीजोसोम नहीं होगा, इनके पास में फ्लैजेला भी नहीं होते, कशाबिक भी नहीं होते, और इनके पास में कोशिका भित्ति भी नहीं होती। तो ये पॉइंट और मेंशन करेंगे। इनमें कोशिका भित्ति यानी सेल वॉल, इनमें कोशिका भित्ति इंग्लिश में सेल वॉल, मीजोसोम प्लाज्मिड, प्लाज्मिड मतलब एक्स्ट्रा डीएनए है ना, एक्स्ट्रा गुणसूत्र बोलते हैं, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल मटेरियल, तो प्लाज्मिड तथा कशाभिक का अभाव होता है, तथा कशाभिक यानी फ्लैजेला का अभाव होता है, मतलब ये सारी स्ट्रक्चर इनमें अनुपस्थित होती हैं, का अभाव होता है मतलब अनुपस्थित होती हैं। तो इंग्लिश वाले स्टूडेंट लिखेंगे सेल वॉल कोमा लगा के प्लाज्मिड, कोमा लगा के मीजोसोम एंड फ्लैजेला are absent in mycoplasma, मतलब ये सारी स्ट्रक्चर जो है वो माइकोप्लाज्मा में क्या होती है, एब्सेंट। तो ये तो बेसिक स्ट्रक्चर, मतलब स्ट्रक्चर के कुछ बेसिक्स पॉइंट हमने पढ़े हैं, बेसिक पॉइंट पढ़े हैं। सामान्य लक्षण, सामान्य ये देखा कि कैसी संरचना होती है, राउंड शेप के होते हैं, गोलाकार होते हैं, स्फेरिकल शेप के होते हैं, राउंड शेप को स्फेरिकल बोलते हैं, तो स्फेरिकल शेप के होते हैं। जब भी कोई भी स्ट्रक्चर राउंड शेप की होती है यानी गोलाकार आकृति की होती है, तो उसके साइज को हम उसके डायमीटर यानी व्यास से नापते हैं, तो उसका डायमीटर इज अबाउट 0.1 to 0.25। नॉर्मली ये राउंड शेप के होते हैं, गोलाकार होते हैं, बट कई बार ये सर्पिलाकार या फिर तंतुवत होते हैं, यानी स्पाइरल शेप के या फिर फिलामेंटस हो सकते हैं। स्पाइरल शेप वाले जो माइकोप्लाज्मा होते हैं उनको हम स्पाइरलोप्लाज्मा के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आपको ये याद रखना है कि जो माइकोप्लाज्मा होता है उसमें सेल वॉल नहीं पाई जाती, मीजोसोम भी नहीं होते जो रेस्पिरेशन में हेल्प करते हैं, श्वसन में, क्योंकि ऑक्सीजन के बिना भी सर्वाइव कर लेते हैं। प्लाज्मिड भी नहीं होता इनके पास में, और इनके पास में फ्लैजेला यानी कशाबिक भी नहीं होते। और इतनी बात करने के बाद में माइकोप्लाज्मा का जो बेसिक स्ट्रक्चर वाला पॉइंट था वो होता है पूरा, लेकिन अभी इसकी स्ट्रक्चर पूरी नहीं हुई है, इसकी स्ट्रक्चर को हमें डिटेल से देखना है। काफ़ी चीज़ें और डिस्कस करेंगे, वो करेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। अभी के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।